बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुशामदीद। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक सब्जेक्ट रहा है, मगर नए पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल सब्जेक्ट बन चुका है। इसके अताब में नून लीग के साथ साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इसके गिरदाब में फंसती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अगर आपको याद है तो लंदन में MQM के बानी अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, जो 3-4 साल बाद नाकाफी शवाहिद की बिना पर बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर सरफराज मर्चेंट, जो कि MQM के अहम मरकजी रहनुमा थे, पाकिस्तान आए और MQM से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA को बयानात और सबूत भी दिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अहम पेशरफ्त है। खिदमत खल्क फाउंडेशन के इदारों के चेक्स देकर बैंकों में मुंतकिल करने का इंकशाफ भी हुआ और MQM के अहम रहनुमा, जो अब दीगर सियासी जमातों से भी मुंसलिक हो चुके हैं, उन पर पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तौर पर लंदन में मुकीम बानी कायद को भेजने का इल्जाम भी सामने आया। नाज़रीन, सिंध और कराची के बासियों की ये बड़ी बदकिस्मती है कि जिनको वो अपने मसाइल का निजात दहिंदा समझते हैं और बार बार उन्हें वोट से इज्जत देते थे, लेकिन बदकिस्मती से यही वो सियासी जमातें और रहनुमा हैं जो अपने वोटर अवाम पर ही नकबजनी करते रहे और उनके मसाइल हल करने में कोई खातिर खा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। आज MQM पाकिस्तान, PSP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शायद इसी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और देखा जाए जिन पर 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, जो कि अब खरबों तक जा पहुंचा है, वो रोजाना सिर्फ नून लीग से ही शिकवा करते हुए नजर नहीं आते कि मुकदमा उनके दौर में बना, बल्कि अब मौजूदा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि ये कोई एग्रीमेंट करके आई है। तो सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि क्या सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस छुपाने के लिए इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, या सिंध और कराची के मसाइल के हल पर भी कोई तवज्जो दी जा सकेगी। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सलमान मुजाहिद बलोच साहब। आप MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त जो है ORC के मरकजी और एक्टिव रुकन भी है। बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे, अपोजिशन लीडर है सिंध में, और हम जरा तबसरा भी लेने की इस पर कोशिश करेंगे जो इस वक्त सिंध में और कराची में बिलखुसूस जो दो बड़ी जमातें हैं उनमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो चल रहे हैं। सलमान साहब, बारहा, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल नहीं आऊंगी कि KKF में क्या हुआ, ये जो FIA ने केस खोला हुआ है, MQM की बात अगर करें तो 80 की दहा 88 से 86 से एक्टिव हमें नजर आई। उसी वक्त हमें KKF नजर आया, APMSO नजर आया हमें, और एक ऐसी जमात नजर आई जो एक बड़ी मुनज़्ज़म थी, ऑर्गेनाइज थी, मकबूल थी और मुहाजिरों के लिए थी। इतनी सारी टूट फूट होने के बाद अब आप लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है, अगरचे कि आप लोग अब बहुत सारे लोग जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं दीगर जमातों में। बहुत शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं अगर आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ कि 79 में APMSO की बुनियाद रखी गई, उसके बाद 1984 में मुहाजिर कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में आया, उसके बाद 96 में जाके ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। पहला इलेक्शन जो MQM ने लड़ा वो 87 में लड़ा काउंसिलर्स के हवाले से, उसमें मेयरशिप मिली, डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर बने कराची के। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन होते रहे। नो डाउट कि MQM का डिसिप्लिन, MQM का एक तंजीमी नेटवर्क, तंजीमी डिसिप्लिन, और जो आप कहें कि उसका जो एक बुनियादी जो एलिमेंट था वो उसका डिसिप्लिन था, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसमें जो है वो कमी आई है और उसका नुकसान भी हुआ है। उसमें देखें डिस्कनेक्ट कब आया हमारे पास, जब हमें वजारतें भी मिली, हमें जो है वो सिफारतें भी मिली, मिनिस्ट्रीज़ भी मिली, तो उसमें फिर हम आवाम से दूर होते गए। अब जब अवामी जमात थी, अवामी जमात इसलिए थी कि अवाम उसके साथ थी। और अभी जो आपने मौजूदा इलेक्शन के जो नताइज देखे 2018 में, उसमें आपने देखा कि अवाम ने अपना गुस्सा निकाला और इसी बात का गुस्सा निकाला कि पहले आप एक थे, यूनाइटेड थे आप, अब आप जो मुख्तलिफ धड़ों में या मुख्तलिफ ग्रुप्स में शक्ल में जो है बढ़ गए, तो अवाम भी कंफ्यूज है कि हम किस तरफ जाएं। कुछ लोगों ने निकल के वोट डाला, अदर पार्टी को वोट डाला, कुछ लोग घर पे बैठे रहे। बहरहाल ये MQM का वतीरा रहा है, उसका डिसिप्लिन, उसका तंजीमी डिसिप्लिन, तंजीमी नेटवर्क, लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो एज ए MQM को हुआ, एज ए पार्टी हुआ है MQM को। और आज फिर हमने अब 26 अक्टूबर को दोबारा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशनल
रेस्टोरेशन कमेटी का विद इन MQM पाकिस्तान क़याम अमल में लाए हैं और उसका मकसद ये है कि 1986 वाली MQM को दोबारा से मुनज़्ज़म करना, उसको बनाना। उसका मकसद ये नहीं है कि जी वो 1986 वाली MQM में वही तंजीमी डिसिप्लिन के हवाले से आवाम से कनेक्शन, आवाम से रब्ता बढ़ाना और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, MQM को सही मानों में उसके खुतूत पे खड़ा करना। देखिए आपके जो बानी थे जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते रहे, आप लोगों ने गो के उनसे अलहदगी की बात कर दी कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के ऊपर एक छाप लगी हुई है कि शायद आप लोग के ताने बाने MQM लंदन से मिलते हैं। जनरल इलेक्शन में उन्होंने बॉयकॉट किया, आपने फिर भी आप इलेक्शन कंडक्ट किया आप लोगों ने, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो एक शख्स ही पार्टी चलाता था, एक शख्स ही ने पूरी आवाम को, वो मुहाजिरों को सबको बटोर के रखा हुआ था। जैसे ही वो गया आपके अपने अंदर दरारें पड़ गई लीडरशिप को लेकर खास तौर पे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान ये आप लोगों को हुआ जो आप लोग इतने अरसे से एफिलेटेड रहे, आप लोगों की नीयतें भी साफ रही होंगी, लेकिन आप लोगों पे इल्जाम उनके बजाय आप लोगों पे ज्यादा लगा। क्या आप लोग जो है वो लीडरशिप के लिए जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ इस तरह हो गए कि एक बहादराबाद बन गया है और एक जो है वो देखें, एक तो जो 22 अगस्त का जो दिन था 2016 प्रेस क्लब कराची पे जब वो नारा लगा पाकिस्तान मुखालिफ, उसी के अगले दिन ही 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में हम सब ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को लंदन से और बानी से बिल्कुल ही अलग कर लिया और वहाँ की पॉलिसी पे काम करना ख़त्म कर दिया और MQM पाकिस्तान के तहत हमने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की क़यादत में काम शुरू किया। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट भी सामने आया और वो कहते हैं ना शादिया साहिबा कि जब वो घर का सरबराह तो एक ही होता है, फैमिली हेड जो होता है वो बाप होता है और जब वो बाप जाता है तो फिर हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है। दिस इज़ द बेसिक फैक्टर। नीयतें ठीक थी लेकिन शायद नीयतों में फतूर भी था, नीयतें ख़राब भी थीं और उन्हीं नीयतों का ख़राब होने का असर ये आया कि फिर हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना शुरू की, साजिश करना शुरू की। और आज जो मैं समझता हूँ जो आज MQM का तंजीमी तौर पे या अवामी सतह पे जो हाल हुआ है, ख़ास करके जो ज़मनी इलेक्शन में शिकस्त हुई है और हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट भी चुराया गया, ठीक है, चुरा के जो है किसी और को दिया गया। ठीक है, शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तारुफ के तो मोहताज है नहीं, अपोजिशन लीडर है, सॉरी फिरदौस शमीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे हम जरा आज एक जो डेवलपमेंट हुई है हुकूमत की जानिब से, फिरदौस साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये तो हम पहले सुन रहे थे कि आप लोग जो है वो वुज़रा को और सेक्रेटरीज को चाह रहे थे कि वो बाहर जाकर इलाज मुआवजे नहीं कराएं, लेकिन आज जो एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, इस अच्छे इक़दाम की तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी। कि मुझे असल में आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही तो मुझे सवाल नहीं समझ आया आपका। अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है फिरदौस साहब? ये आपने सवाल सवाल मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लाइन बहुत खराब है प्लीज। अच्छा, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा कांटेक्ट करें। अब जरा हम आ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। अल्ताफ हुसैन के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जो उनकी करेंसीज उनके घर से निकली और फिर लंदन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, स्कॉटलैंड यार्ड ने किया, 3-4 साल चलता रहा, लैक ऑफ एविडेंस जिसकी वजह से वो केस जो आगे नहीं बढ़ा। फिर सरफराज मर्चेंट की एंट्री होती है, वो भी उन्होंने जो FIU को शवाही दी। अब जो असल इशू आ रहा है FIU के पास जो केस है, आई एम श्योर कि उनके पास कोई ना कोई सब्सटेंस तो होगी जो उन्होंने अब हाथ डाला है। आपके 1400 मिलियन रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के और KKF जाली एंट्री 1 अरब रुपए की है जो कि भत्ते की मद में ली जाती थी। सलमान साहब, आप लोगों पे एक छाप हमेशा से भत्ते की लगी रही है, ठीक है, कुर्बानियों में खालों के ऊपर लगी रही कि जबरदस्ती आप लोग जो है वो खाले उठवा लेते थे, भत्ता आप लोग करते थे और ये सारा कुछ होता था। तो क्या अभी केसेस को किस तरह आप लोग देख रहे हैं? क्या आप लोग इस पे अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, डिफेंड किस तरह? देखिए, हमेशा से MQM और MQM के लीडरशिप भत्ता कलेक्शन को और खालों को ज़बरदस्ती छीनना उसको डिनाई करती आई। ये मुखालफिन का एक इल्ज़ाम है जो हमेशा से MQM पे लगता रहा है। जैसे हम पे इल्ज़ाम लगता था कि हम जी ठप्पा मारते हैं और NA 246 के इलेक्शन में वो बात भी ख़त्म हो गई। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो मैं एक वकील भी हूँ और मैंने उस लॉ को भी पढ़ा हुआ है। तो देखें, बिल्कुल अगर हमारी एजेंसी के पास FIU के पास कोई ठोस शवाहिद हैं और वो समझते हैं, क्योंकि ये कि सिर्फ MQM का इशू नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अरबों खरबों में मुल्क से बाहर गया है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारा स्टैंड है कि वो वापस आना चाहिए, हर हाल में वापस आना चाहिए। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक आपने बात की MQM के हवाले से,
बिल्कुल अभी हालिया दिनों 2 दिन पहले खबरें भी चली हैं कि नोटिस इशू हुए हैं, नोटिस बिल्कुल इशू हुए हैं, और लेकिन हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम तो या मुझ समय जो अराकीन असम्बली होते थे अपनी जो ज़कात होती थी वो जाके KKF में जमा करा देते थे, हम अपनी पर्सनल पॉकेट की। मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। फिरदौस साहब, अब ये जो FIA केसेस खोल रही है मनी लॉन्ड्रिंग MQM के हवाले से 1400 मिलियन रुपए और KKF जाली एंट्री 1 अरब रुपए का, सवाल आपसे यहाँ ये बनता है कि ये वही जमात है जिसपे इमरान खान साहब जो है वो काफी बातें कर चुके हैं। अब फेडरल में आपके साथ ये अलायंस में इत्तेहादी है और सिंध में जो है आपके साथ ऑपोजिशन में है। सर, सही हो रहा है इनके साथ एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए? देखिए, पहली चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, जो हमारे इत्तेहादी वो MQM है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है वो इंडिविजुअल हो रहा है। अगर सरदार साहब चोरी करें तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तहरीक इंसाफ ने चोरी की। सजा सरदार नकवी को मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। तो इस लिहाज से जिस शख्स ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो या MQM का हो या पीपुल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी ओहदे पे हो पार्टी के, वो नॉट अबव द लॉ है, कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं है। हर आदमी का इंतजाम हो सकता है। और सिर्फ मेरी गुजारिश जो हमारे नैब या एंटी करप्शन वाले लोग हैं, तो जब आप प्रोमिनेंट लोगों पे हाथ डालें तो अपना होमवर्क सही तरीके से करके आया करें, जिससे कि जब आप वो केस साबित नहीं करते तो फिर आप भी बदनाम होते हैं, हुकूमत भी बदनाम होती है। डू योर होमवर्क प्रॉपरली। हर आदमी को आप हाथ डालिए जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अच्छा शमीम, तो आपको बहुत क्लियर है। फिरदौस साहब, ये फरमा दीजिएगा, चूंकि आपसे सवाल इस तरह यहाँ ये भी बनता है कि वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम, उनको भी 15 नवंबर को तलब कर लिया है, साथ साथ आपके IT के फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको भी खालिद मकबूल साहब को उनको भी तलब कर लिया गया है, और इन पर यह इल्जाम है कि ये खिदमत खल्क फाउंडेशन में जो सालाना ज़कात आती थी, ये रकूम जो है ये आगे लंदन भेजी जाती थी। तो अभी आपको क्या लग रहा है? देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस होगी ना FIA के पास जो उनको बुला रहे हैं। देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए जहाँ पर पाकिस्तान के कानून का ताल्लुक है, एक आदमी इनोसेंट है प्रूवन गिल्टी। जहाँ तक उसके शक और शुबहत की बात है, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, उसका नाम उन्होंने रिलीज कर दिया कि हमें इन पे भी शक है, यहाँ के जो है वो अपने यहाँ से कोई बात जो है कर ले आके और अपने एक्सप्लेनेशन दे दें, तो वो ठीक है। अगर किसी को बुलाया गया, उनसे कहेंगे कि देखिए हम आपकी बुनियाद पे शक व शुबा आपके तरफ आ रहे हैं, अगर आपके पास इसके जायज जवाब है तो आप दे दीजिए। कोई मुझसे पूछे भी आपके घर में चला 6 गाड़ियां हैं, अगर 6 गाड़ियां हैं तो आप बताइए 6 गाड़ियां आपने खरीदी कैसे हैं। अगर तो मैं उनको दिखा दूंगा कि मैंने ऐसे खरीदी है तो वो कहेंगे ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन किसी ने शिकायत लगाई होगी कि नाजायज का मामले भी है, इतनी 6 गाड़ियां रखते हैं, तो इसलिए चार्ज लगना और चार्ज को ऊपर कन्विक्ट होने में दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है जी, मैं यहाँ एग्री करूंगा अभी इनसे। जी, सलमान साहब भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, गुफ्तगू को जरा आप भी सुनिएगा। फिरदौस साहब, बिल्कुल शमीम साहब की बातें ठीक है कि कानून के तहत हर उस शख्स को इनोसेंट तस्वर किया जाता है जब तक उस पर कोई चार्ज ऑफ गिल्टी प्रूव ना हो जाए। अभी तो सिर्फ नोटिस इशू है, नोटिस इशू करके नोटिस में ये लिखा गया आप आएँ और अपने डिफेंस में जो प्ली आप हमें बताएं आके। ये अंडर सेक्शन 160 जो FIA का एक्ट है उसमें जो है वो इशू किया गया। तो जिसको भी नोटिस इशू हुआ है मुझ समेत, तो हम सब जाएंगे और हम जाके बताएंगे कि जो हमारा डिफेंस है, जो बात है हमारी, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आगे क्या होता था। और देखें, पूरी MQM के लोगों को तो इसमें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। जो उस वक्त KKF के ट्रस्टीज थे या जो करता धरता थे राब्ता कमेटी के, असल सवाल तो उन लोगों से बनता है। अगर ऐसा हुआ भी है तो असल सवाल उन लोगों से बनता है और उन्हीं वही लोग जिम्मेदार भी होंगे जिनके साइन से सब कुछ चलता था, जिनके साइन से, जिनके हुक्म पे KKF से पैसा निकलता था। MQM का आम कारकुन या मुझ जैसा कारकुन, तो इसमें कोई कसूरवार नहीं है अगर ऐसा है तो। अच्छा फिरदौस साहब, एक अहम सवाल मुझे सलमान साहब के जवाब से मिला है कि क्या इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब पर भी अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका, तो फिर वो भी मासूम है एक तरह से। आप मेरे साथ शामिल गुफ्तगू रहिएगा, यहाँ पर ब्रेक ले लूं मैं फिरदौस साहब, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। और टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, सलमान साहब कह रहे थे कि लाजमी सी बात है, आप ही की बात को उन्होंने सेकंड किया कि जब तक इल्जाम साबित नहीं होता तो वो तो इनोसेंट ही जाना जाएगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब पर भी अभी केसेस चल रहे हैं, इल्जाम साबित नहीं हुआ है तो वो भी मासूम है। फिर मेरे ख्याल से हम तो ये कहते हैं कि खुदा का वजूद जो है हम बहुत सारी चीजें देख के पहचान देते हैं। फैसला जो है वो इंसान को करना होता है। ईश्वर के केस दैव ने उन पे किया हुआ है और नैब के लिहाज से वो चोर है और उसके लिहाज से उन्हीं ने केस किया हुआ और अरेस्ट किया हुआ है। अब नैब को साबित करना है कि वो चोर है। पीटीआई तो अभी केस वो लाई नहीं है जिससे पीटीआई ने चोर के मेट्रो बसे करो। जब उसके आइए तो उसके साथ मुझसे ये सवाल पूछेगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरे मुल्क के जो ये हालात है और बदहाली है, तो जस्टिस का हुक्मरान रहा है इस मुल्क में। हाँ। उसमें या तो वो चोरी खुद कर रहा था या चोर की पुष्पनाई कर रहा था, दोनों लेकिन से वो मेरा मुल्जिम है। अच्छा, फिरदौस साहब, आपकी आवाज मुझे ना इतनी सही क्लियर आ नहीं रही है समझ में। मैं कहूंगी एक दफा फिर जो है वो हमारे प्रोड्यूसर जरा कांटेक्ट करें, मुझे आपकी बात वाजे क्लियर समझ नहीं आ रही है। सलमान साहब से जब से बात कर लेती हूँ। सर, यही पीटीआई थी जो हुकूमत में नहीं थी, वो कहते थे ये भत्ते की सियासत करते हैं, ये दहशत की सियासत करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, शहर बंद करवाते हैं। आज ये आपके डिफेंड में बात कर रहे हैं, इसकी वजह यही कि आप इत्तेहादी भी हैं और अपोजिशन इधर आप के अलायंस है यहाँ पर सिंध में। लेकिन सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, यही भत्ते की बात को लेकर आप लोग दहशत फैलाते रहे, आप लोगों पे एक इल्जाम लगता रहा है। अब इस तरह को जो केकेएफ का एक फलाई इदारा था, फलाई इदारे के आड़ में अब ये इस तरह की बातें सामने आना कि इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, वो पैसे जो हैं वो लंदन भेजे गए और वहाँ अल्ताफ हुसैन को भेजे गए, उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो भी समहाउ बंद कर दिया गया। हालांकि वहां पर एक रुपए का आप हेर फेर इधर से उधर नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को अब आपकी पोजीशन को और मजीद वीक कर दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान को। देखें, आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं इस तरह से दूं कि पीटीआई जो एमक्यूएम पाकिस्तान पे या एमक्यूएम पे जो इल्ज़ामात लगाती रही है, उसके लीडरान जो एमक्यूएम जो इल्ज़ामात अभी आपने रिपीट किए, इल्ज़ामात हमेशा इल्ज़ामात ही रहते हैं। और पीटीआई का हमसे इत्तेहाद करना, एमक्यूएम पाकिस्तान को इत्तेहादी बनाना, दो वजारतें देना, मैं समझता हूँ कि उनके लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की अज़ खुद नफ़ी हो चुकी है। तो अब मेरे ख्याल में उसमें कोई वो सब्सटेंस रहता नहीं है। और एक तरह से पीटीआई ये मान चुकी है या पीटीआई की लीडरशिप मान चुकी है कि एमक्यूएम जो है शुरू से एक सियासी जमात रही है और मिडिल क्लास गरीब तबके की जमात रही है और इनोसेंट और मासूम जमात रही है और रिप्रेजेंट करती है जो है 98% आवाम को। जहाँ तक बात की आपने केकेएफ के हवाले से, देखें केकेएफ में मेरा कोई रोल नहीं था, ना हम जैसे कारकुन का कोई रोल था। वो चंद लोग वहाँ थे जिनमें से राब्ता कमेटी से ही ट्रस्टी होते थे, 5, 6 या 7, 8 जो कमेटी लुक आफ्टर करती थी। देखें, अभी भी मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी तो नोटिस इशू हुआ है और बुलाया गया है। अब अगर डेवलपमेंट्स भी हुई है उस पर FIA की जानिब से ये बात कंफर्मेशन हुई है। मैं केस को मैंने खुद भी देखा है जाके। उन्होंने कहा है कि जो आपके जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो अंदर के लोग हैं वो ये कहते थे कि जी हमें तो ब्लैंक चेक दे दिया जाता था और हमें सिग्नेचर हमसे ले लिए जाते थे। अब वो अमाउंट कितने थे, क्या थे, लाजमी सी बात है। देखें, अब ऑटोनमस आप कहेंगे ना कि इंटैटिया आपका एक खुद मुख्तार आप कहेंगे कि इदारा हमारा रहा है केकेएफ, उसमें आप लोगों के पास जो भी ट्रांजैक्शन होती होगी, जो भी आपके ऑडिट, यकीनन ऑडिटेड अकाउंट्स होते होंगे, आप लोगों के पास जो है वो कलेक्शंस की रसीद होती होगी, तो आप लोग तो इस मामले में बिल्कुल फेयर है कि आप लोग का कोई आपके कितने अमाउंट का आपका है। मुझे जो नोटिस मिला है उसमें 7,000 ठीक। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग तो 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना। अब आप 35 अरब से जरदारी साहब खरबों तक पहुंच ये मिला है कि आपने ये 7,000 रुपए केकेएफ में जमा कराए थे, जो सब्सिक्वेंटली जाके शक है कि शायद दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुए। तो देखें, 7,000 तो हमारा जो वकालत का जो मुंशी होता है या जो भी है, और अगर हमने कराए भी होंगे तो वो खैरात व ज़कात के होंगे। तो बहरहाल वो हम बाद में देंगे क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन आगे चलते हैं और हम देखें, अभी तो सारी जमातें इसमें और सारी जमातों के सरबराह, जिसमें खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, किसी फालूदे वाले के यहाँ से तो किसी रक्शे वाले के यहाँ से तो किसी इंटीरियर सिंध में जाके किसके अकाउंट से क्या क्या निकल रहा है। और मैं रोज़ अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ कि शायद मेरे पास भी कुछ निकला है, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं निकल रहा। वही जो कमाते हैं वही खाते हैं। तो बहरहाल मैं फिर कहूँगा, मुल्क का पैसा है, आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये वाज़ा पॉलिसी है कि इसको वापस आना चाहिए। और
इनफ इज इनफ। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। KKF ऑफिस जो है वो उसमें ताले क्यों लगा दिए गए? मेरे ख्याल में ये कराची ऑपरेशन के वक्त तो मेरा ख्याल है जब 22 अगस्त का जो हुआ था, हाँ। उसके बाद जो MQM के तमाम दफातर तो फलाही इदारा था ना वो तो। हाँ, तो उसके तो हमने कागजात भी दे दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिए। फलाही इदारा था, उसका अल्ताफ हुसैन से क्या ताल्लुक था? बहरहाल वो अब इंटरनल क्या मामला थे, ये राब्ता कमेटी जाने, उनके बड़े जाने। देखिए ना, आप ये बात आप जब आप लोग पे इल्जाम तो यही लग रहा है कि KKF फलाही इदारा जो पैसे थे उसकी ट्रांजैक्शन हुई है लंदन, वो पैसे वहां भेजे जाते। देखिए हमारा अब अगर कोई ताल्लुक नहीं होता अल्ताफ हुसैन से तो फिर दफ्तर तो खुला होता, फलाही काम तो वैसे ही हो रहा था, हमें कहीं भी KKF की एम्बुलेंस नजर नहीं आती। तो था ना, जब 22 अगस्त हुआ था उस वक्त तो था। MQM के तमाम दफातर, तो उसके बाद क्यों बंद हुआ? तमाम नहीं, उसी दिन हुआ, उसी दिन से सील लगी हुई है, चाहे वो खुर्शीद हाल हो, चाहे वो KKF हो, चाहे वो MP हॉस्टल हो, चाहे मीडिया से लो। ताना-बाना है वो अल्ताफ हुसैन से मिलता है। सेक्टर ऑफिसेज, जोन ऑफिसेज, यूनिट ऑफिसेज, ये तो पॉलिटिकल ऑफिसेज थे ना हमारे। ये तो हमें अब तो हमें MQM पाकिस्तान हो गया, 2 साल हो गए हमें काम करते हुए। फिर भी अगर हमसे ये अब तो खैर फारूक सत्तार साहब ने ऑर्गेनाइजेशनल रेस्टोरेशन कमेटी बना ली है विद इन MQM पाकिस्तान। उसमें यही तमाम बातें हैं कि जिनको MQM का मुकदमा लड़ना चाहिए था, इन दफातर को वापस लेने के लिए मुकदमा लड़ना चाहिए था, नौकरियां वापस लेने के लिए, यहाँ पे शहर में महंगाई के खिलाफ, शहर के कराची के डेवलपमेंट के लिए जिनको मुकदमा लड़ना चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए सिर्फ 6 सीटों पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो MQM का मैंडेट था उसको चुराया गया और उसको चुरा के जो है वो PTI को दिया गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अवाम ने गुस्सा भी निकाला, अभी आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें। दोनों चीजें। असल चीज क्या है? अवाम नाराज है आप लोगों से? बिल्कुल। कराची के मसाइल देखे हैं आपने? बिल्कुल। आपका मेयर वसीम साहब है। वसीम साहब हमेशा इसी बात का रोना रोते हैं कि जी मुझे इख्तियारात नहीं मिलते या फंड नहीं। फारूक सत्तार साहब ने टंकी ग्राउंड में जलसा हुआ था, बावजूद इसके कि 100 इख्तलाफात, फारूक भाई ने उनका हाथ पकड़े कहा था कि मेयर के पैसों का 9 अरब का हिसाब मैं दूंगा, ये मुझे हिसाब देंगे। लेकिन फारूक सत्तार को इसी बात की तो सज़ा दी गई या दी जा रही है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ एहतसाब को निज़ाम में कायम करने के लिए विद इन पार्टी एज ए सरबरा MQM इस नारे को आगे बढ़ाया था और वसीम साहब से भी या दीगर लोगों से भी हिसाब मांगा था, लेकिन हिसाब नहीं दिया गया। तो यही तो इशू है कि अब MQM पे पहले करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगता था, चाहे जितने इल्ज़ाम हो, लेकिन आज MQM भी इन इल्ज़ामात की जद में है, तो कुछ तो दाल में काला है। आपकी बातों से तो अभी भी लग रहा है कि आप लोग खुद अभी जो है ना अंदरूनी तौर पे धड़ेबंदी का शिकार है, एक दूसरे के साथ आप लोग के इख्तलाफात है। यही इख्तलाफात है जिसकी वजह से आज PTI जो है कराची में सीटें जीत गई है। कराची के मसाइल को आप लोगों ने एड्रेस नहीं किया। मैं इख्तलाफ करूंगा, जीती नहीं है, जितवाई गई है। तो फिर सर आप लोग अलायंस क्यों है वहाँ पे फेडरल में? MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी है। एक तो मुझे जब एक चीज समझ में नहीं आ रही तो आवाम को कैसे समझ में आएगी? मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ और मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ खड़ा हूँ और MQM को 86 वाली MQM बनाने के लिए खड़े हैं। हमारा पहला मुतालबा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए। जब हम हमारे राब्ता कमेटी के अरकान ये कहते हैं कि MQM में जमहूरियत है, बानी के दौर में जो है आमरीत थी, बानी चले गए, अब जमहूरियत है, कंवर नवीद भाई भी कहते हैं, आमिर खान साहब भी कहते हैं, दीगर भी कहते हैं। तो भाई कारकुनान को हक दें ना, कारकुनान की असेंबली बुलाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और उन्हें हक दें कि वो राब्ता कमेटी के लिए किस को चुनते हैं, किसको सरबराह बनाते हैं अपने वोट के जरिए। लेकिन उस तरफ नहीं जाया जाए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा और आमरीत कायम कर दी गई है विद इन पार्टी। चंद लोगों ने, 7-8 लोग हैं जिन्होंने ये आमरीत कायम कर दी गई है, जो अपने डिसीजन मुसल्लत कर रहे हैं। इलेक्शन कराया जाए, ठीक है। आप लोगों को अभी यही नहीं पता कि आप लोग किस तरह अपनी पार्टी को लेकर चलना चाह रहे हैं। आप लोग के इख्तलाफात है, खालिद मकबूल साहब अलग खड़े हैं, फारूक सत्तार साहब अलग खड़े हैं। हमें पता है, मुझे सर हमें पता है हमें कैसे चलना है। फारूक सत्तार साहब को पता है, फारूक सत्तार साहब के जहन में बड़ी वाज़ा चीज़ें हैं कि MQM को कैसे, क्योंकि देखिए फारूक सत्तार का फेस जो है वो 40 साल से MQM का फेस है। फारूक सत्तार को आज भी अवाम में वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। अवाम और कारकुनान फारूक सत्तार से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। अगर आज मौका दें, हम तो कहते हैं राब्ता कमेटी, तो फारूक भाई ने कल हैदराबाद में, हम हैदराबाद थे, फारूक भाई ने कहा कारकुनों की असेंबली बुलाते हैं, आप भी 86 से अपने गोशवारे सामने रखे और मैं भी रखता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा कि किसने करप्शन की, किसने क्या कमाया, किसने फार्म हाउस बनाया। फारूक सत्तार साहब का भी नाम है इसमें। मैंने आज उम्मत में पढ़ा है जी, फारूक सत्तार साहब आज उम्मत में पढ़ा है कि फारूक सत्तार साहब आए थे और होकर चले गए। FIA ऑफिस, हाँ मेरे ख्याल में, मैंने आज उम्मत में खबर पढ़ी है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन फारूक भाई इस्लामाबाद में हो रही है। हाँ वही इस्लामाबाद की बात। अच्छा, वहाँ गए उम्मत में आज ये खबर छपी है। ठीक है। उनके कितने अमाउंट का, उनकी ट्रांजैक्शन का पता चला? मुझे उसका नोटिस का आइडिया, फारूक भाई को नोटिस इशू नहीं आई थी। ठीक है। अच्छा सर, आप कराची के मसाइल पे बात कर लेते हैं। ये अभी तो आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और ये वो,
उसके बाद फिर क्या करेंगे? मतलब फिर तो इस तरह आराम से 2 साल अगर गुजर गए, क्योंकि आप लोग को माजरत के साथ एक आप लोग का रिकॉर्ड रहा है कि आप लोग 1-2 साल रहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के, फिर आप लोग आ जाते हैं अपोजिशन में, फिर आप लोग के गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि हमें पावर नहीं दी गई, हमें फंडिंग नहीं की गई, हम इस तरह एड्रेस नहीं कर सके। देखिए, मैं ये समझता हूँ शाजिया साहिबा, एज ए कोर वर्कर ऑफ MQM और एक पॉलिटिकल वर्कर, ये इत्तेहाद अननेचुरल है। ये सिर्फ ज़रूरत के तहत MQM को शामिल किया गया, क्योंकि MQM को जो खैरात में जो 6 सीटें दी गई, वो 6 सीटों से हुकूमत बना के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, और कोई बात नहीं है। देखें ना, MQM को तीसरी वजारत नहीं दी गई, MQM के मुतालबात को नहीं माना गया, अभी तक कराची पैकेज पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने वैसे कह दिया, खालिद मकबूल साहब ने भी और आमिर साहब ने भी कहा है कि हम सोचेंगे, हमें बैठने का ओहदों पर कोई शौक नहीं है। देखें, अब देखते हैं वो बयानबाजी सिर्फ मीडिया की हद तक है या वाकई वो करके चंद लोगों की ख्वाहिश पे ये इत्तेहाद हुआ है, वर्कर की, कारकुन की, MQM की, अवाम की, सपोर्टर की, वोटर की आज भी ये ख्वाहिश नहीं कि इत्तेहाद कायम रहे। वर्कर है? तमाम वर्कर्स वो कहते हैं कि ये इत्तेहाद में हमें नहीं जाना चाहिए था। और वो कौन लोग हैं अपोजिशन में जिनकी रहते हैं? ख्वाहिशात पर ये इत्तेहाद? चंद बड़े नाम जिनके नबी आप ले रही थी, खालिद मकबूल साहब, जिनको वजारतें मकसूद हैं, जिनको करप्शन का पैसा चाहिए, जिनको अरबों रुपए कमाने हैं। नहीं, लेकिन वो खुद ही बात कर रहे हैं। अगर खालिद मकबूल साहब की आप बात करें तो उन्होंने खुद अपने एक प्रोग्राम में और एक दो जगह मीडिया टॉक करते हुए भी उन्होंने ये बात की है कि हमें वजारतें नहीं चाहिए। अच्छा। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हो, कराची को पैकेज मिल जाए, कराची के सील दफातर जो MQM के वो खुल जाएं, जो मिसिंग लोग हैं वो आ जाएं, और सेंसस पर उन्होंने बात की। देखिए, मुझे एक मीटिंग याद है जिसमें कहा था कि, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो माहिदा हुआ था 7 निकाती या 9 निकाती, उसमें से अभी तक किसी भी एक शिक पे भी अमल नहीं हुआ। ये शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीच में 4-5 लोगों ने, बड़ों ने, और मुझे तो ये हैरत होती है कि अगर छोड़ना है तो एक डिसीजन ले लेना, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, तो वो तो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन मिनिस्ट्री उन्हें नहीं छोड़ रही, या पावर की जो कॉरिडोर थे वो उन्हें नहीं छोड़ रहे। अगर सिर्फ अपने ज़ाती में आपने हुकूमत में रहना है और कौम के मफाद को आपने पीछे कर दिया, कारकुनों के मफाद पीछे कर दिया। आप आज ये बात कर रहे हैं, आज आप लोग में टूट फूट का शिकार हुआ है, लेकिन MQM ये पहले भी अपना, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आपका पहला भी ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी आप MQM में होते थे और जब आपकी बातें नहीं मानी जाती थी तो आप नाराज होकर अलग हो जाते थे। आप लोगों ने कराची, मैं MQM की बात कर रही हूँ। अच्छा। MQM की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो जब MQM, वो आप उस MQM की बात कर रही हैं नहीं, जो लंदन से चला करती थी, जो रहमान, मैं माजी का रिकॉर्ड, मैं माजी की बात बता, 22 अगस्त के बाद अगर ऐसा होता है, जब तक फारूक सत्तार रहे 22 अगस्त के बाद सरबरा, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, जब तक हम हुकूमत में आते जाते रहे, उस वक्त भी हम जैसे कारकुन की आवाज़ होती थी, हमें पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रहमान मलिक साहब एक चक्कर लगाते थे लंदन का, वहाँ से हुकूमत, रात को कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सुबह हम कहते थे जी हम हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। इससे भी MQM को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज हुआ तो है, लेकिन ना सिर्फ MQM का डैमेज हुआ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रिकॉर्ड रहा है नाजरीन कि वो भी 10 साल से 11 साल से बरसरे इख्तिदार है, लेकिन कराची और सिंध के जो मसाइल जू के तू हैं, बात बिल्कुल वही आ जाती है कि अपनी जाती मुफादात के लिए जो इख्तिदार की बंदरबांट होती है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सिंध और कराची की 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बरसर इख्तिदार काफ़ी अरसे से है, लेकिन उससे भी पुरानी, अगर हम कराची की बात करें MQM, जिनको तकरीबन 3 दिहाई हो चुकी है, लेकिन ये वो जमात जिस पे उर्दू बोलने वाले, जिस पे जो महाजिर थे, वो हमेशा वोट देकर इनको इज्जत देते रहे, और सिर्फ इसलिए कि शायद उनके मसाइल के लिए निजात दहिंदा साबित होंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लेकर जो है वो अल्ताफ हुसैन पर पहले एक केस चलता रहा, उसके बाद अब KKF को लेकर इसी तरह का एक केस सामने आया है। दूसरी जानिब जरदारी साहब है जिन पर 35 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो कि ओमनी या अनवर मजीद एंड कंपनी की बात करें तो वो खरबों तक जा पहुंचा है, और लग बज़ाहिर यही रहा है कि सिर्फ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस छुपाने के लिए इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला जारी है। कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल असद साहब। असद साहब, अभी मैं बात कर रही हूँ कि सिंध और कराची के मसाइल को भी लेकर, और सिंध और कराची की 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान जो कि अब तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिर्फ अभी जरदारी साहब अपने जो ओमनी ग्रुप के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसको छुपाने में रोजाना बयान देते नजर आ रहे हैं। सर, ये फरमा दीजिएगा, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस छुपाने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज हम इनको इख्तिदार में लेकर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मौजू अब ऐसा हो गया है कि मेरा ख्याल है एक आम शख्स को भी पता चल गया कि ये ना सिर्फ ये कि पिछले 10 साल की जमहूरियत
बल्कि इससे कई दहाइयां पहले ये सारा सिलसिला इन पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू किया हुआ था। और स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूंगा डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का, और कुछ लोग नून के भी हैं, और उससे हट के जो आपको एमकेएम का जिस तरह का आप तस्करा किया, और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त से कराची, हैदराबाद, ये शहरी इलाके एमकेएम के हवाले हुए या हत्थे चढ़े, तो उसके बाद आप सिर्फ ये देख लें कि आप वो कुछ पीरियड आप कह सकते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ ने एक बड़ा कराची पैकेज दिया और अरबों रुपए के हिसाब से उनको फंड दिए। लेकिन मैं ये भी आज भी कहने को तैयार हूं, और मुझसे पहले भी कहता रहा हूं, कि उन फंड्स का जरा ऑडिट तो करा के देखिए, एंड यू वुड कम टू नो कि पैसा लगा कितना और पैसा बीच में से खाया कितना गया, और वो पैसे गए कहाँ पे। ये है वो बदकिस्मती जो कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल तो सिंध के शहरी अवाम की है, और स्पेसिफिकली जो समझें कि जो अर्बन एरिया आता है, उन्होंने तो बहुत सफर किया। और पिछले 10 साल के अंदर तो करप्शन के एक ऐसे रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा, हमारे तमाम जो भाई हैं, मतलब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, मैं इसकी भी एग्जांपल दूं आपको। सिर्फ इतना देख लें कि वो एमपीएज, एमएनए हजरात जो 10 साल पहले उनकी माली हालत कैसी थी, और आज 10 सालों के बाद उनकी माली हालत कैसी है, मेरा ख्याल है किसी को कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। फिर कभी ऐसा आपने कभी सुना कि एक शख्स है जो कि फौत हो चुका है, एक स्टूडेंट है, एक फालूदे वाला है, गोले करने वाला है, और इमेजिन करें उनके अकाउंट्स के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए पड़े हुए बेनामी अकाउंट्स के। और जब उनसे सवाल किया जाता है, आपने जिनका नाम लिया आसिफ जरदारी से, जी कैसे गए, तो उन्होंने कहा जी कि अगर डाले हैं तो आपको क्या, इससे आप इसको साबित करके दिखाएं। और ये जो आपने इस वक्त इस साहब, आपको जरदारी साहब का इंटरव्यू तो आपने बिल्कुल देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो उसकी बदकिस्मती है ना कि उसके अकाउंट में पैसे आए। जी वो अब आप सुने कि एक फॉर्मर आपका प्रेसिडेंट, एक इतनी बड़ी जमात का को चेयरपर्सन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। सर, आज भी स्टेटमेंट दिया जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीटीआई ये जो है ये कोई एग्रीमेंट कर आए। ये इतनी नाराजगी जरदारी साहब क्यों रोजाना दिखा रहे हैं? कभी असेंबली में वो बड़े मुदब्बिर सियासतदान बन जाते हैं, फिर अगले दिन ही उनका टोन भी चेंज हो जाता है, अल्फाज भी चेंज हो जाते हैं, फिर वो इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप सिर्फ इतना देखें, ये कहते हैं ना कि हालांकि आई डोंट टेक देम टू बी द लीडर्स, चाहे नवाज शरीफ की बात करें, जरदारी की बात करें, या इस तरह के कुछ और लोग हैं। हाँ। ये वो लोग हैं हादसाती तौर पे अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइजेस करके दे वेंट इनटू पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को फिर उन्होंने पावर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करके करप्शन का जरिया बना के अरबों रुपए लूटे। और हकीकत में ये है कि आम आदमी को इन सब ने मिलकर बहुत नुकसान दिया, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अगर देखा जाए जरदारी साहब की, अगर आप जैसे बात करते हैं, आप कुछ भी कहें, अगर एक शख्स की एक फ्लोर मिल होने का मतलब है कि भाई ये 10-15 अरब, तो इसका मतलब है शख्स मालिक है। उज़ैर बलोच ने 16 फ्लोर मिल्स की बात की है, शुगर मिल्स की, सॉरी 16 शुगर मिल्स की बात की है। तो अब वो बात आती है, और उसी तरीके से अनवर मजीद, उनकी सारी फैमिली को देखें, मतलब आप इसको नहीं कहते वो। अच्छा, सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ जैसे बात आ जाती है, प्रॉब्ली हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। और हमें खुद, मेरा ख्याल है, अपना टेस्ट कराना चाहिए बीइंग अ नेशन, कि हम इस काबिल हैं कि हम बेहतर लोग चूज कर सकें कि जी इनको। और अच्छा, जरा की बात, सलमान साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद साहब, सलमान साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान साहब से बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, क्योंकि यही पीटीआई थी जो इन पर इल्जामात लगाती थी कि जी ये भत्ते की सियासत करते हैं, दहशत की सियासत करते हैं, बोरियों की सियासत करते हैं। आज उनका टोन भी चेंज हो गया। आज एक इन्हीं में से एक उनका फेडरल लॉ मिनिस्टर है, एक उनका आईटी फेडरल मिनिस्टर है। अब कैसे डिफेंड करेंगे ये? मतलब वो तो कहते हैं एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, आपको लगता है होगा? उधर नैप के कानून में भी अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। देखिए, अब अगर आप एहतसाब की बात करते हैं, मैं तो इससे पहले भी कहता आया हूँ कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये एहतसाब किसी एक फैमिली को, किसी एक पॉलिटिकल फिगर या फैमिली को कन्फाइन नहीं होना चाहिए। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल उसको एहतसाब के शिकंजे में लेकर आना चाहिए। अब यहाँ पर इशू ये आता है, मैं ये कह सकता हूँ बीइंग पाकिस्तानी, आई एम नॉट कंसर्न कि जी आप इसको जेल में डालें, इसको जेल में न डालें, इसको निकालें और इसको। अच्छा, जरा एमके शॉर्टली बात कर लेते हैं। ये है
कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उनसे एक एक पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराएं। आप इनको उल्टा लटकाते हैं, आप इनको सीधा लटकाते हैं। हाँ। इनको जो मर्जी करें, इनसे सारे के सारे रकम वसूल करनी चाहिए जो उन्होंने इस तरीके से लूटी है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खजाने से। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। एक और मैं आपसे अर्ज करूं, ये अगर आपको याद हो पनामा पेपर्स लीक का जब सिलसिला शुरू हुआ उससे कुछ दिन पहले की बात है, नवाज शरीफ का मुझे एक बेटा है तो टीवी पे आया, ठीक है, जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, हमने ये सारे के सारा किया, अगर आपको याद होगा। और आप ये देखें कि वो खानदान ऐसा फंसा उस फ्लैट के। सर आप छोड़े ना असद साहब, अभी स्विस अकाउंट के मामलात वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी जो है वो सरे महल के मामलात वैसे ही पड़े हुए हैं। उधर जरदारी साहब भड़कियां मार रहे होते हैं कि जी ये एग्रीमेंट कर आए, खुद भी तो 2008 में एनआरओ की डील पर ही उनकी हुकूमत बनी थी ना। बिल्कुल, आई एग्री विद यू 100%। अच्छा सर, मैं जरा एमकेएम के ऊपर आना चाहूंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं आती। और देखिए इनको कितने अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी अगर पावर के अंदर आई, बेनजीर की मतलब आप ये कह सकते हैं वो शहादत हुई, व्हाट अ ग्रेट लेडी शी वाज। और देखें उनके नाम। अच्छा सर, अब जरा ये मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा सर, असद साहब शॉर्टली बता दीजिएगा कि अब एफआईए के पास जो केसेस आए हुए हैं, ये सारे जो एमकेएम के रहनुमा जो पहले एमकेएम से एफिलेटेड थे, अब मुख्तलिफ जमातों में चले गए, अब इसको किस तरह, यकीनन कोई ना कोई सब्सटेंस तो उनके पास है ना। ये 1400 मिलियन रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये जो केकेएफ में जाली एंट्री 1 अरब रुपए की, ये आपको लग रहा है कि ये भत्ते जो लिए जाते थे ये उसी के ताने बाने? देखे ना वो कितना एक मुश्किल तरीन वक्त था हमारे कराची हैदराबाद के भाई बहनों के लिए, सनतकारों के लिए, दुकानदारों के लिए, कि पर्ची आ जाती थी, आइडेंटिटी कार्ड जमा हो जाते थे, लोग पैसे जमा कराने जाते थे। वर्दी पीपल आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक फैक्ट्री का भत्ता ना मिला, उसके 300 से ज्यादा लोगों को इन्होंने जिंदा जला दिया। आप से कि एक जुल्म की जो है ना, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको दिल को तकलीफ होती है कि दीज आर द पीपल जो हम में। अच्छा साहब, सलमान साहब बैठे हुए, सलमान साहब को कोई मशवरा दे दीजिए कि ये एमकेएम अब पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के अवाम के लिए क्या कर सकते हैं, इनमें तो खुद आपस में इतने इख्तलाफात हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर वो शख्स जिसने करप्शन की, जिसने कोई जुर्म के अंदर मुलव्वस हुआ, उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं बिल्कुल अक्रॉस दी बोर्ड, इर्रिस्पेक्टिव उसका किस पार्टी से ताल्लुक है, किससे नहीं है, वो कौन है, कैसा है, वो छोटा है, बड़ा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपका। सलमान साहब, आप पे सिर्फ 7000 का चार्ज, ठीक है, नोटिस में लिखा है, नोटिस में लिखा है। अच्छा, 7000 कोई रकम नहीं होती नहीं, मतलब एक गरीब आवाम के लिए, एक गरीब आदमी के लिए 7000 कोई रकम नहीं होती। मैंने ये तो नहीं कहा, नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, नोटिस में जो लिखा है जी, मतलब इतनी तो मेरी हैसियत है ना कि मैं कह के या किसी खैर ज़कात खैरात में या हमने ज़कात में से निकाल के दी होगी, तो बिल्कुल अगर है तो नोटिस मिला है तो मैं जाऊंगा और उसमें जाके मैं अपने जो मेरे डिफेंस में जो दलाइल है मैं बताऊंगा जाके। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला कब रुकेगा? ये लूट रुकना चाहिए। देखिए मैं इस हुकूमत के जो वजीर ख़जाना है या मुराद सईद हैं, जो अपोजिशन में होते हुए 200 अरब की बड़ी बात करते थे कि स्विस बैंकों में पढ़ें। आपको असद उमर साहब का बयान याद है पिछले दिनों का कि जो 200 अरब डॉलर की जो बात हुई स्विस बैंक में, ऐसा कोई फसाना ही नहीं है, तारिक बाजवा ऐसी कोई बात ही नहीं है, जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मतलब हम क्या समझे, तारिक बाजवा की बात की हम क्या समझे कि इसमें भी कोई एनआरओ हो गया क्या? 200 अरब नहीं है पाकिस्तानी, ये तो मतलब अभी दुबई में कितनी प्रॉपर्टीज निकली हैं, चाहे जिसकी भी निकली हैं। फिर जरदारी साहब ने आज एक जुमला कहा कि जी एनआरओ मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन एनआरओ अब मौलवियों के साथ हुआ है। आज जरदारी साहब ने ये बात की है। फिर ओमनी ग्रुप की आपने बात की। सर आप अपनी बात करें ना, आप दूसरे लोगों की बात नहीं करें। आपके भी अभी तकरीबन 40 तो बड़े नाम हैं और तकरीबन 700 के करीब लोग हैं जिनके एफआईए में केसेस हैं इस वक्त। मैं एक जुमला केकेएफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 45 लाख टन की बोरियां जो है ओमनी ग्रुप की मुख्तलिफ फैक्ट्री से निकल गई हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख अब तक बरामद हुई है। तो कौन है फैसिलिटेटर और कौन है? चलें सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि ये तो 35 अरब की बात है, खरबों की बात है। एक शख्स था जिसने 1000 रुपए का धनिया चोरी किया था, जुर्म साबित हो गया। ये पाकिस्तान की बात बता रही हूं मैं आपको, जुर्म साबित हो गया, उसको जेल हो गई। वो जेल में सिर्फ 1000 का धनिया चोरी किया था उसने, वो सिर्फ इसलिए किया था कि वो आगे बेच के अपने बच्चों को रोटी खिला सकता। अब ये हमारे यहाँ एहतसाब का अमल है। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, लाने के बाद।